खुशामदीद। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रोग्राम 5 के पंच के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर समेत दिल्ली के अंदर यानी जो हुकूमत बनाने के लिए कोशिशें मुसलसल जारी हैं और तकरीबन कामयाब हो भी चुकी हैं। सबकी नज़रें कल होने वाले प्रोग्राम पर हैं। इस ताल्लुक से आगे चलकर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अपने नुमाइंदों के पास दाल हुकूमत लिए चलेंगे। सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और इस दौरान जो इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं या जो मेहमान हैं कल की तकरीब में मदऊ किए गए हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। पिछले 3 घंटों के दौरान कई अहम शख्सियात दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरे और वहां से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक उनको लाया गया है। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी दिल्ली के अंदर और कुछ एक जगहों पर रेड जोन करार दिया गया है, उस तरफ भी चलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी थोड़ी देर में। पुलिस हुकाम की जानिब से कुछ बड़े बयान आए हैं, उस ताल्लुक से बात करेंगे। शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ होगी। वो 5 बड़ी खबरें जो आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में या जिन खबरों पर सबसे ज्यादा नजर आपकी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए रहती है। आगाज उन्हीं 5 खबरों के साथ और पहली खबर आपके सामने वादी कश्मीर से, जहां पर सूफी बुजुर्ग बाजी साहब या फिर आप कह सकते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर वली कामिल हजरत बाबा निजामुद्दीन लारवी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा का 128वां उर्स आज इख्ताम हो गया। 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंद यहाँ मौजूद थे। गांधरबल जिले के इलाके वांगत में, या जिसको बाबा नगरी कहा जाता है, यहाँ मज़ार पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और उस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। और बाबा जी साहब लारवी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा जम्मू कश्मीर में जहां गुजर बकरवाल कम्युनिटी के सबसे काबिल एहतराम सरप्रस्त बुजुर्ग रहे हैं और कई जो तंजीमें गुजर या बकरवालों के लिए काम करती रही हैं, उनमें कलीदी रूल या फिर उनके फाउंडिंग मेंबर भी वो रहे हैं। एक समाजी मसल्ला और 18वीं सदी के सूफी बुजुर्ग थे और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों बशमूल पुंछ, राजौरी, मेंढर, सुरनकोट, कालाकोट, पहलगाम, बांडीपुरा, कोकरनाग, कुलगाम और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के बाहर से भी मुसलमान और हिंदू हर साल वांगत गांव में मज़ार पर आते हैं। श्रीनगर शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर फासले पर यह खूबसूरत और मजहबी मकाम वाक़ है, जहाँ पर आज बड़ी तादाद में लोग पहुँचे थे। बालाकोट के इलाके से वैसे तो बाबा जी का ताल्लुक था, जो अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का हिस्सा बन गया है। तकरीबन 128 साल पहले वो वांगत तशरीफ लाए, तब से अकीदतमंद यहाँ पहुँचते हैं। और आज जो दरगाह पर सज्जादा नशीन है, साल 2017 में एक जिम्मेदारी मिली थी मियाँ मोहम्मद अल्ताफ लारवी को, जो साबिक वजीर हैं और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट। उनके यहाँ अकीदतमंदों के पहुँचने के साथ साथ मुबारकबादी के पैगामात भी उनके जो खैर ख्वाह हैं, उनके जो हामी हैं, वो भी पहुँच रहे थे। और इससे पहले आपको याद होगा कि इस तकरीब के लिए तमाम तैयारियां इंतज़ामी सतह पर जो की जाती हैं वो करनी तो ज़रूर होती है, मगर सबसे बड़ा लंगर या पूरा निज़ाम जो है वो यहाँ पर ख़ुद कमेटी को, अराकीन को या मकामी सतह पर मियां अल्ताफ़ साहब को देखना होता है। तो वो एक सिलसिला आज भी सुबह से देखा गया और इसलिए हमने मुनासिब समझा, क्योंकि इस खबर को ज़्यादा देखा जा रहा था, टॉप 5 में इसको शामिल किया जाए। और दुआया मजलिस के साथ तकरीबात का जो है वो इख्ताम हुआ है। दूसरी खबर, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया और किसानों से 9 जून से अपने ऑपरेशंस दोबारा शुरू करने की सलाह दी है। यूनियन टेरिटरी में 10 जून से गर्मी की लहर दोबारा शुरू होने की पेशगोई की गई है। मुतलका महकमे के बयान के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में 8 जून को मतला अबरालूद रहने के साथ साथ दोपहर कहीं कहीं हल्की बारिशों का इम्कान है और कश्मीर सूबे के अंदर 9 से 15 जून तक मौसम खुश्क रहने की भी तवक्को है। ताहम इस दौरान कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिशों को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। महकमे के श्रीनगर, बनिहाल और जम्मू के दफातर से जो इतलात मौसूल हुई कि 9 जून से अपने खेत खलियानों या बागात में दवापाशी या खाद लगाने वगैरह या जो काम करने का सिलसिला है वो शुरू किया जा सकता है, जो पिछले 2-3 दिनों में रोका गया था क्योंकि 3 दिन से मुसलसल कुछ एक इलाकों में बारिशें हुई। और दोनों सूबों के अंदर 10 जून से गर्मी की लहर दोबारा शुरू हो सकती है। कश्मीर के अंदर कुछ एक मकामात, पहलगाम को छोड़कर, जहां शबाना दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड हुआ है। श्रीनगर के अंदर भी जहां कम से कम दर्जा हरारत 12.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और ये सारा असर है जो रात के वक्त में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चली हैं और दिन में हल्की बारिशें होती रही हैं। इस दौरान 10 जून के बाद फिर से एक और हीट वेव से गुजरना पड़ सकता है। कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी जून के पहले महीने में भी हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तीसरी खबर गजा से, जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा ने आज एक बड़ा कदम उठाया और गजा के अंदर जहां पर इस तसादुम में बड़े पैमाने पर बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, इसराइल और हमास दोनों को लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिस लिस्ट को शेम लिस्ट कहा जाता है। यानी दोनों पर एक तरह से जो दुनिया भर के एहतजाज के दौरान, दुनिया भर से एहतजाजों के दौरान एक तरह से दबाव बनाया जा रहा था कि इस जंग को रोका जाए, तो आज अक़वाम मुत्तहिदा ने जब अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज खास तौर से IDF की जानिब से किया गया है, शेम लिस्ट में दोनों ममालिक को करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने इसराइल के नुमाइंदे गेलाद उद्वान को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की जानकारी भी दे दी है। हालांकि इस लिस्ट पर बहस और इस
उसका अजरा भी अभी ज़ेर इल्तिवा है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अगले हफ्ते सलामती काउंसिल में इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि इजराइल और हमास दोनों बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और एक दूसरे को ख़त्म करने पर तुले हैं। जंग में बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरे में डाला जा रहा है। जो बच्चे हैं उनका भी मुस्तकबिल क्या है, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं। सेक्रेटरी जनरल हर साल ऐसी रियासतों और जो मलेशियाओं की आलमी फहरिस्त तैयार करते हैं जो बच्चों के खिलाफ जराइम को अंजाम देते हैं। इस फहरिस्त में म्यांमार, काचिन, इसके अलावा इंडिपेंडेंस आर्मी से लेकर पिछले साल यूक्रेन के साथ जंग के दौरान रूस को भी शामिल किया गया था। अब इजराइल को भी इस फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस जो फहरिस्त सलामती काउंसिल को भेजते हैं, इस पर काउंसिल फैसला करती है, जिसके बाद फहरिस्त में शामिल जो ममालिक हैं उन पर कार्रवाई का मंसूबा बनाया जाता है। लेकिन सलामती काउंसिल में अगर इजराइल का अहम इत्तेहादी अमेरिका वीटो कर देता है तो यूनाइटेड नेशंस के लिए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करना नामुमकिन हो जाएगा। ये सूरत हाल इस वक्त बन रही है। बहरहाल ये पहला इस तरह का बड़ा एक्शन है जहां पर बच्चों के हुकूक के मुतल्लिक जो बात होती रही है उस पर पहली कार्रवाई बड़ी संजीदगी के साथ हुई है। चौथी खबर आपके सामने दिल्ली में, जहां पर हुकूमत लगभग बनाई जा चुकी है और हल्फबर्दारी की तकरीब कल होनी है। इधर कांग्रेस ने आज बड़ा फैसला लिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई है और कांग्रेस लीडरान के मुताबिक, जिनमें केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी तस्दीक की गई कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर की, जिसमें कांग्रेस लीडर और राहुल गांधी जो वायनाड से भी जीत कर आए और रायबरेली से भी जीते, लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करने की उनसे दरख्वास्त की गई है। लेकिन साथ में यह भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया है कि वो इस पर सोच विचार करेंगे, कुछ वक्त लेंगे और उसके बाद राहुल गांधी तय करेंगे क्या वो एलओपी बनेंगे या नहीं। पार्टी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग जो कुछ देर पहले खत्म हुई, कांग्रेस के तमाम नेता जो बाहर आए, वेणुगोपाल से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी ने तमाम जो लीडरान मौजूद थे, जल्द फैसला लेना था, कुछ मिनट्स के अंदर हुआ और लोकसभा में अपोजिशन का लीडर बनने पर राहुल गांधी पर कोई सवाल दूसरा नहीं पूछा गया, ना कोई दूसरी राय कायम की गई। और कौन सी सीट रायबरेली या वायनाड वो रखेंगे तो इस पर भी जवाब उन्होंने दिया कि उन्होंने ये फैसला 17 तारीख से पहले लेना है और 3-4 दिन में फैसला भी आ जाएगा। साथ साथ इस बात पर भी नजर है कि राहुल गांधी क्या इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं या नहीं, इसका फैसला भी उन पर छोड़ा गया है। चूंकि अपनी तरफ से पार्टी ने सारा काम, जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर दी हैं, मगर नजर अब राहुल गांधी पर है जिन्होंने हतमी राय इस पर कायम करनी है। पांचवी खबर आपके सामने खेल के मैदान से, कल भारत पाकिस्तान का मुकाबला है, लेकिन उससे पहले बड़े उलटफेर देखने को मिले। जहां गुज़श्ता रोज अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया, वहीं अमेरिका के डलास स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला गया जो इंतहाई दिलचस्प साबित हुआ। T20 आलमी कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया और बांग्लादेश ने श्रीलंका को शिकस्त दी। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से इस मैच में हराया। यह पहली बार है जब श्रीलंका को T20 आलमी कप में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। वानंद हसरंगा की कप्तानी में, जहां पर श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट में 2 मैच हार चुकी है और अब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा भी मंडलाने लगा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने इस जीत के साथ ही सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए अपनी पोजीशन और भी मजबूत कर ली है और ग्रुप डी जो इसके मुकाबले काफी उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिला है। पहली इनिंग से ही मैच में कभी श्रीलंका और कभी बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत होती दिखाई दी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहली गेंदबाजी का फैसला किया और इस तरीके से जो उसके सामने हदफ था वो मुकम्मल कर लिया। 124 रनों का 8 विकेट खोए। लेकिन दूसरा मैच बड़ा दिलचस्प था जहां पर 150 से ज्यादा रन, 159 रन अफगानिस्तान ने बनाए और 160 रनों का लक्ष्य, जो हदफ न्यूजीलैंड को मिला था, एक मजबूत टीम होने के बावजूद भी वो हासिल नहीं करने दिया गया। नजरें इस बात पर थी कि ये कितने ओवर्स में टारगेट जो अचीव किया जा सकता है, लेकिन फजल हक फारूकी की शानदार बॉलिंग, राशिद खान की शानदार बॉलिंग, दोनों ने 4-4 विकेट हासिल किया और इस तरीके से न्यूजीलैंड की जबरदस्त बैटिंग लाइनअप जो 9 नंबर तक बैटिंग थी उसको 75 रन पर ढीर कर दिया और इस तरीके से ये पहला मुकाबला न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये इबरतनाक शिकस्त है। अगर एक मैच और हारते हैं तो न्यूजीलैंड टूर्नामेंट से लगभग बाहर जाने का खतरा और उसके सामने अभी सख्त मुकाबले जिनमें न्यूजीलैंड भी बाकी है उसके सामने होना, श्रीलंका भी सामने है और मुमकिन तौर पर वहां मैचेस काफी दिलचस्प होंगे। ये टॉप 5 में कुछ बड़ी खबरें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं फॉर्मेट के मुताबिक। यहां से अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत इस प्रोग्राम की करेंगे। बात सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली की होगी। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन करेंगे और खबर ये कि दिल्ली के अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। सियासी हलचल बढ़ी है क्योंकि दिल्ली में हल्फबर्दारी की तकरीब कल शाम होनी है और 6 से 7 बजे के दरमियान जो काबीनी वज़रा हैं जिनकी फहरिस्त थोड़ी देर में सामने आने का भी इम्कान है। और दूसरी तरफ जब काबीनी वज़रा के साथ वज़ीर आज़म हल्फबर्दारी की तकरीब लेंगे तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं उनके पहुंचने, उनके आने और जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और बांग्लादेश की
वज़ीर आज़म शेख हसीना थोड़ी देर पहले पहुंच चुकी हैं। खबर है कि म्यांमार, श्रीलंका से भी जो खास मेहमान जिनको मदऊ किया गया था वो तमाम लोग आ चुके हैं। दिल्ली में जहां परसों से बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, कल एनडीए की मीटिंग हुई, आज एनडीए लीडर्स मिले, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है। सिर्फ अब बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो होनी है इस प्रोग्राम के जरिए, या जो कार्यक्रम होना है दिल्ली के अंदर, जिसमें सबकी नजरें हैं राष्ट्रपति भवन पर। इधर दिल्ली से यह भी खबर है कि कांग्रेस की तरफ से नाराजगी का इजहार किया गया है, क्योंकि जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि विदेशी मेहमानों को बुलाया तो जा रहा है, लेकिन उन्हें फिलहाल किसी भी किस्म का, या इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं उनको कोई भी नियुक्ति, उनको कोई भी जो आमंत्रण पत्र है या आमंत्रण है वो नहीं मिला है, और इसलिए वो भी इंतजार कर रहे हैं 24 घंटे पहले शायद इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो। मगर बड़ी बात यह है कि जब हुकूमत बनने जा रही है, एक तारीखी दिन है 9 जून का, पूरे मुल्क के लिए तीसरी बार जहां पर किसको कौन सा मंत्रालय, किसको कौन सी मिनिस्ट्री दी जाएगी ये तो डिसाइड होगा ही, लेकिन साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाएंगे ऑफिशियली। अब तो जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। कल शाम 7 बजे का वक्त है। इधर दिल्ली के एयरपोर्ट पर तकरीबन पिछले 3 घंटों में कई विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल जो परवाजें आई हैं उनके जरिए वो पहुंचे, लेकिन बड़ी बात है अपने संवाददाता के पास दिल्ली चलते हैं। उज्जवल हमारे साथ हैं, लगातार पहले दिन से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उज्जवल, पहले मैं जरा आपके पास आऊंगा, क्या तैयारियां दिल्ली के अंदर इस वक्त ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई हैं? सिर्फ 15 से 16 घंटों का वक्त है और खबर है कि काफी विदेशी मेहमान भी दिल्ली तकरीबन पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ जब इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस के या गठबंधन के लोग हैं वो भी नाराज हैं कि सब तो बाहर से आ रहे हैं लेकिन हमें अभी तक इन्वाइट नहीं किया गया है। बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर आप देखेंगे आज से तो राजधानी दिल्ली में तैयारियां जो हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार जो है वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की, और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक जो है वो ये लम्हा होने वाला है। और इसी के लिए ही अगर आप देख सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने काफी ज्यादा ग्रैंड ये शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां जो है वो पूरी भी कर लिया है। राष्ट्रपति भवन में जो तैयारियां हैं वो लगभग सब पूरी हो चुकी हैं, और शाम के समय जो है तकरीबन 5:30 6 बजे के आसपास का समय रहेगा जब ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, अगर विदेशी मेहमानों की बात करें तो विदेशी मेहमान जो आ चुके हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली में मौजूद है। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना वो जो है वो इस समारोह के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, वो आ रहे हैं। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, वो आ रहे हैं। उसके साथ भूटान के प्रधानमंत्री है शेरिंग तोबेग, वो आ रहे हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविद जगन्नाथ, वो आ रहे हैं। और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति है अहमद आफिक, वो आ रहे हैं। तो ये वो कुछ मेहमान हैं जिनको कल शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया है। मोदी सरकार 3.0 का जो है वो गठन होना है। इसके साथ साथ देखिए एक जो है दिलचस्प चीज इसमें ये है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आएगा, एनडीए की गठबंधन के साथ सरकार बनने वाली है। तो ऐसे में देखिए सबकी निगाहें ये है कि कैबिनेट में आखिर कौन मोदी की जो है वो शामिल होगा। जो कई नाम जो है वो भी सामने आए हैं। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो बता देते हैं। जेडीयू की तरफ से अगर हम बात करें तो देखिए जेडीयू की तरफ से जो नाम सामने आ रहे हैं, लल्लन सिंह का नाम सामने आ रहा है। उसके बाद संजय झा का नाम सामने आ रहा है, सुनील कुमार और रामनाथ ठाकुर, ये वो नाम है जो जेडीयू की तरफ से शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे चिराग पासवान, तो उनका भी जो नाम है वो काफी ज्यादा रेस में आगे चल रहा है। और टीडीपी की बात करेंगे तो टीडीपी की तरफ से बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, 4 से 5 मंत्रालयों की जो है वो मांग की गई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है वो टीडीपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। और देखिए, इसमें सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुद के उनके कैबिनेट मंत्री होंगे जी 2019 के जो हैं, उनके भी कई कैबिनेट मंत्रियों के जो नाम मैं है वही वो इसमें पूछने काटे वाला जा था, सकते हैं, क्या, क्योंकि वापसी किसी की तय है? क्योंकि कुछ मंत्री 19 मंत्रियों में शामिल थे जो इस चुनाव में हार भी गए, लेकिन हार के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस या जिनका अच्छा प्रदर्शन रहा है जब वो मंत्रालय संभाले हुए थे। तो वापसी का भी कोई इम्कान है या नए फेसेस इस बार इंक्लूड होते हुए हमें नजर आएंगे? देखिए आसिफ, अगर आप देखेंगे तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, कई पुराने फेसेस को भी जो है वो रिपीट किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन देखिए इतनी ज्यादा उनके जो सांसद हैं वो इतनी उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन नहीं रही है, तो इसलिए कैबिनेट जो है वो डिवाइड भी करना पड़ेगा। टीडीपी को भी देना पड़ेगा, जेडीयू को भी देना पड़ेगा, अन्य जो एनडीए के घटक दल हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए लाजमी सी बात है, जो मोदी कैबिनेट के पिछले के मंत्री होंगे उनको कहीं ना कहीं जरूर उन पे जो है वो कांटा लग सकता है उनके नामों पर। देखिए लेकिन स्मृति ईरानी का नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। हालांकि देखिए वो अगर आप देखेंगे 2014 में भी चुनाव हारी थी, लेकिन 2019 में चुनाव जीत के कैबिनेट मंत्री बनी थी। तो 2014 में भी, लेकिन उनको आप याद कीजिएगा, उनको भी मंत्रालय जो है वो दिया गया था हारने के बाद। तो ऐसी खबर सामने आ रही है कि स्मृति ईरानी का नाम जो है एक बार फिर से रिपीट किया जा सकता है। हालांकि वो इस बार भी हार चुकी हैं और काफी बड़े मार्जिन से हारी हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो राजीव चंद्रशेखर, जिनको शशि थरूर ने हारा है, उनका भी जो नाम है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। तो ये दो जो मंत्री हैं इनके ऊपर बीजेपी जो है लग रहा है कि एक बार फिर से दांव खेल सकती है। ठीक है, मैं जरा दिनेश जी के पास जाऊंगा। वो राजनीतिक विश्लेषक है और पूरी जो परिस्थितियां अब तक रही हैं उन पर भी उनकी नजर रही है। दिनेश जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहले तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगा जो उज्जवल कह रहे थे, कुछ पुराने फेसेस रिपीट हो रहे हैं। पुराने फेसेस रिपीट करने के साथ साथ आपकी नजर में कितना चैलेंजिंग इस समय ये है कि 28 सीटें जेडीयू प्लस जो टीडीपी हैं, ये एक बड़ी भूमिका है, कुछ बड़े रूल्स शायद मांगे गए हैं जो अभी तक खबरें सामने आ रही हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सहमति बन सकती है? क्योंकि इस बार ये जो नंबर गेम है बड़ा थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है, परेशान भी कर सकता है, और उनकी जो भूमिका है वो शायद उतनी है जितनी बीजेपी की 240 सीटों की है। जी बिल्कुल आसिफ जी, देखिए डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर कोई जैसे कि जो सत्ता के साथ अगर आता है तो कुछ ना कुछ अपनी मतलब किस तरह की अपेक्षाएं लेकर के आता है। तो उस तरीके से हम लोग नजरअंदाज उनको देखिए नहीं करते, कि अपने देखिए उनको भी अपने स्टेट को आगे बढ़ोतरी देने का और आगे बढ़ावा देने का, और प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेसिव अलायंस जैसे उस तरीके से है, तो अपने तरीके से वो भी सब सहभागिता चाहते हैं उस तरीके से। जी तो उस तरीके देखिए जैसे मान के चल रहे हैं, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी 16 सीटें और 12 नीतीश जी की सीटें। तो अपने तरीके से वो जैसे कि अभी तक के जैसे कि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे कि फाइनल फिगर्स तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी तक के सूत्रों से जो लगता है कि 3-3 सीट जो है, 3-3 कैबिनेट हो या जो भी हो, तो वो सीटें उनको दी जाती है। उसके अलावा पीयूष गोयल जैसे बाकी उज्जवल जी ने बताया, तो पीयूष जी उनको जगह दी जाएगी। जैसे राजीव चंद्रशेखर है, हालांकि वो लूज कर गए हैं, लेकिन उनका बेहतरीन कार्यकाल रहा, तो उनको जगह दी जाएगी। स्मृति ईरानी का नाम भी बार बार चल रहा है, नारायण राणे हो गए। तो अपने तरीके देखिए विपक्षी जो दल जो है, मतलब विपक्षी दल के मतलब जैसे उनकी अपनी अलग भूमिका तय कर दी गई, जिस तरीके से जो पब्लिक है जो की, लेकिन जो साथ में जो सहयोगी दल जो रहेंगे उसमें आसिफ जी उनको क्लियर तरीके से जैसे कि जो मैंडेट मिला है साथ में आने का, तो उसमें देखिए अपने तरीके से अपने जैसे जो जो राज्य जैसे इनके हैं, तो अपने तरीके से अपने राज्यों के साथ में और सिलसिलेवार तरीके जो इनके जो कैबिनेट मंत्री जो रहेंगे, तो बड़े मंत्रालय जो है उनकी अपेक्षा इनको रहेगी। जैसे रेल मंत्रालय उससे कोई मांगे, और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बार बोला है कि शायद उससे पेट्रोलियम या आईटी मंत्रालय वो उनकी तरफ से मांग हो सकती है। साथ साथ जैसे कि वो स्पीकर की मांग भी कर रहे थे। अच्छा, जिन पदों को आप गिनवा कर बता रहे हैं दिनेश जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यूनियन होम मिनिस्ट्री भी आती है, रक्षा मंत्रालय भी आता है। इज इट पॉसिबल कि ये इन सेंसिटिव चीजों को डिस्कस तो किया जा रहा है, लेकिन शायद किसी अलायंस पार्टनर को दी जा सकती हैं बीजेपी की तरफ से? क्या इस पर सहमति बन सकती है कि रक्षा मंत्रालय, और जिस पर लॉ एंड ऑर्डर, देश की सिक्योरिटी, नेशनल जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इन मुद्दों पर बड़ी निम्रता के साथ बात करनी होती है, पॉसिबल है कि अलायंस पार्टनर को जा सकती हैं अगर वो मांग करते भी हैं तब भी? दिनेश जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी देखिए, गृह मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय सिक्योरिटी जो है, जो अहम जैसे जो है प्रतिष्ठान जो है और अहम जो मंत्रालय है, उनको शायद जो है अलायंस पार्टनर्स को देना मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, जिस तरह के पेट्रोलियम हो गया या रेल हो गया या इस तरह की जो चीजें आईटी की, जैसे कि आईटी की मांग बार बार जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वार्टर से टीडीपी तरफ से उठती रही है उस तरीके से, और नीतीश जी की तरफ से एक फेवरेट उनका मंत्रालय रेल मंत्रालय। तो मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय की मांग जो है नीतीश जी अवश्य करेंगे। उसी प्रकार जैसे कि आईटी और पेट्रोलियम जो है उनकी तरफ से मांग उठेगी, और एक साथ में जैसे कि अपने तरीके से अहम जैसे बार बोला जा रहा है कि स्पीकर की जो मांग है, क्योंकि अपने तरीके से अपनी भूमिका जो बहुत मतलब निर्णायक और तटस्थ है वो चाहते हैं चंद्रबाबू नायडू, तो अपने तरीके स्पीकर की मांग वो करेंगे। इसी प्रकार देखिए जैसे कि शिवसेना जो शिंदे गुट जो है
वो अपने तरीके से कोई ना कोई मंत्रालय की जैसे कि डिमांड उन्होंने की भी है और करेंगे भी और उनको मिलेगा भी। उसी तरीके जैसे कि पिछली बार जैसे कि सिविल सप्लाईज का जो डिपार्टमेंट जो था वो जैसे कि जो चिराग पासवान है उनके पिताजी के पास में था, तो शायद दोस्त दोबारा उनको वो रिपीट करने पे उनको वही दे दिया जाए। तो इस तरीके से अलग अलग विभाग हैं। तो देखिए एक तरह से मान के चल रहे हैं कि जो अभी तक के आकलन के हिसाब से और जैसे कि 30 के आसपास, मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ कि 30 के आसपास कैबिनेट मंत्री होते हैं और करीब 45-48 के आसपास में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। अच्छा, तो एक इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे जहन में आ रही है कि ये जो दो मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी हो जब बड़ा फैसला कोई लिया जाएगा कैबिनेट की तरफ से, क्या रीजनल एस्पिरेशंस जो इन दो देशों की, दो राज्यों की हैं जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए, रीजनल एस्पिरेशंस अगर कहीं बीच में आती हैं तो लगता है कि जो नेशनल लेवल पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा उस निर्णय में कोई रुकावट का कारण बन सकते हैं वो रीजनल एस्पिरेशंस, अगर कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से सोच रहे हैं इन दोनों में से एक भी? आसिफ जी, इसमें बिल्कुल साफ गोई से अगर बोलो बिना किसी लाग लपेट के, तो बिल्कुल हाँ, पहले के तरीके से स्पष्ट निर्णय लेना जैसे कि वो संभव नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जो है इनको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। जैसे यूसीसी की बात है, यूसीसी में जैसे नीतीश जी ने थोड़ा बहुत अपने तरीके से अभी बड़े सॉफ्ट तरीके से बोला, लेकिन आगे हो सकता है कि कुछ उसके प्रावधान जो है उनको डाइल्यूट करके या किसी न किसी उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के या किसी और चीज को जैसे कि वहां पर इंप्लीमेंट अगर करना हो, तो उन चीजों को साथ में एक जैसे अलायंस पार्टनर्स है उनको पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के एक एक चीज उनकी सहमति के बिना जो है वो होनी बड़ी मुश्किल होगी, खासकर उन राज्यों में जहां पर उनका अपना खुद का जैसे कि वर्चस्व है। जैसे नीतीश के बिहार के सीएम है, उस तरह के टीडीपी के जैसे जहां राज्य है, तो उस तरीके से वो चीजें कि अपने तरीके से इनको साथ में लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों में रुकावट हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन उस तरीके से जो हमारे जो पूरे तरीके जो राज्य है वो गतिमान रहेगा। और जो विजन 2047 2047 जो बना के रखा था पीएम ने, उससे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी रुकावट आने का ऐसा कोई अंदेशा। ठीक है, मैं जरा केशव के पास भी जाऊं, हमारे संवाददाता दिल्ली से ज्वाइन किए। केशव, उज्जवल ने थोड़ी देर पहले तमाम नाम गिनवा कर बताए, विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल दिखाई दे रही है? और खबर यह भी है कि दिल्ली के अंदर कुछ एरियाज को जहां पर नो फ्लाइंग जोन भी करार दिया गया है, कल जो कार्यक्रम बड़ा होने जा रहा है उस कार्यक्रम से पहले। देखिए, बिल्कुल पूरी दिल्ली में इस वक्त नो फ्लाइंग जोन है। नई दिल्ली में पहले से ही फ्लाइंग जोन की स्थिति थी, लेकिन इस वक्त 9 और 10 तारीख को पूरी दिल्ली में नो फ्लाइंग जोन रखा गया है, क्योंकि अलग अलग जो तमाम विदेशी देश हैं वहां से उनके राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष जो है वो भारत पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 शपथ लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम रहे। कल से जो हम तस्वीरें देख रहे थे प्रधानमंत्री की अलायंस पार्टनर्स के साथ जो सहमति बनी है, अब सहमति इस बात पर बन रही है कि कल कौन से ऐसे बड़े चेहरे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेते हुए दिखाई देंगे, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन जिस बात पर कयास लगाया जा रहा है, रेलवे हो, वित्त हो, या स्वास्थ्य हो, ऐसे तमाम बड़े मंत्रालय हैं, क्या वो अलायंस पार्टनर्स के खाते में जाएंगे या उन पर पुराने चेहरों को दोबारा रिपीट किया जाएगा, ये तस्वीर भी बहुत देखना लाजमी होगी। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब तस्वीरों में दिखाई देंगे। लेकिन ये तस्वीर कितनी अहम होगी, ये कहीं ना कहीं कल देखने का जो कल ये तस्वीर सामने आएगी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। उज्जवल, इसके अलावा केशव और दिनेश सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, दिल्ली से आप हमारे साथ रहे और इस वक्त जो सरकार बनाने की कवायद जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है उस पर बात करने के लिए और लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे मेहमान जो इस वक्त पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में और आप देखेंगे डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन बात अब जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, इस सूरत हाल पर हमारी नजर रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह का एक बड़ा बयान सामने आया है। ब्रेक के उस पर डिटेल्स।